हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इंडिया इज एंजॉयड विद अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। वो कौन कौन से खनिज संसाधन हैं जिनमें भारत संपन्न है, हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि खनिज यानी कि मिनरल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स, a mineral is a natural substance of organic and inorganic origin, definite chemical and physical properties। एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। जब हम बात करते हैं इसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों की, तो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम खनिजों को बांटते हैं दो भागों में, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स, these minerals are rich in metals, for example copper, bauxite, iron, manganese, etc. In non-metallic minerals, these minerals do not have content of metal। जो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु का तत्व नहीं होता है और वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, यानी कि जो हमारे धात्विक खनिज हैं, हम उनको फिर दो भागों में बांटते हैं। पहला है फेरस मिनरल्स, यानी कि लोह खनिज। दीज आर रिच इन आयरन कंटेंट्स एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। और दूसरे हैं हमारे नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि हमारे अलोह खनिज। दीज डू नॉट हैव आयरन कंटेंट and have highest proportion of other metals, for example copper, bauxite और etc. जिन खनिजों में लौह अंश नहीं होता है वे अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि तांबा और बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज भी फिर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसका ऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी कि कार्बनिक खनिज। These are made up of organic matter of buried animal and plants, for example coal, petroleum। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी कि अकार्बनिक खनिज। These are inorganic in nature of origin, for example mica, limestone, graphite, etc. Now there are so many agencies which are involved in the exploration of minerals in India। भारत में ऐसे बहुत से अधिकरण हैं जो खनिज के अन्वेषण में संलग्न हैं। वो कौन कौन से ऐसे एजेंसीज़ हैं या कि ऐसे अधिकरण हैं जो कि हमारे देश में खनिजों को एक्सप्लोर करती हैं? In India, systematic surveying, prospecting and exploration of minerals is undertaken by the Geological Survey of India (GSI), Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Mineral Exploration Corporation Limited (MECL), National Mineral Development Corporation (NMDC), Indian Bureau of Mines यानी IBM, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड BGML, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी एंड वेरियस स्टेट्स। ये कुछ एजेंसीज़ हैं भारत में जो खनिजों के अन्वेषण में लगी हुई हैं। अब हम बात करेंगे खनिजों की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधनों की क्या विशेषताएं होती हैं? देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस आर इवन। पृथ्वी पर ये खनिज एक समान रूप से वितरित नहीं हैं। कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तो कहीं खनिजों की मात्रा एकदम नगण्य है। देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स।
गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। अगर हम इनकी बात करते हैं तो खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल, ये खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। Once they use cannot replenish immediately at the time of need, so minerals have to be conserved and used judiciously. Now, distribution of minerals in India. भारत में खनिजों का वितरण। हम अगर भारत में खनिजों की बात करते हैं तो most of metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks. River valleys of Damodar, Son, Mahanadi and Godavari have over 97% of coal reserves in India. पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में भी पाए गए हैं। Most of the major mineral resources occur to the east of line linking Mangalore and Kanpur. Or minerals are generally concentrated in 3 broad belts in India. There may be some sporadic occurrence here and there in isolated pockets. And now we are going to explain what are those broad belts where minerals are found in India. So first is the northeastern plateau region, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर हम उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो दिस बेल्ट इंक्लूड्स द रीजन्स ऑफ छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका फाउंड इन दिस बेल्ट. Due to availability of these minerals, most of the iron and steel industries are located in this region. And the second belt is the southwestern plateau region, दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश। यहाँ पर कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत हैं। इसके अलावा ferrous metals and bauxite are concentrated here along with high grade iron ore, manganese and limestone. This belt is rich in coal packs except Neyveli lignite. Neyveli has lignite coal deposit. इंडिया में नेवेली ही है जहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और नेवेली तमिलनाडु में स्थित है। Deposits of monazite, sand and thorium are found in Kerala. Mines of iron ore are located in Goa. And the other broad belt where minerals are found in India is the northwestern region. In northwestern region, if we talk about the northwestern region, minerals of this belt are associated with Dharwar system of rocks which are found in the Rajasthan and parts of Gujarat. ये पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंधित हैं। यहाँ पर तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध हैं और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। द फुलस अर्थ डिपॉजिट्स आर आल्सो फाइंड हेयर। गुजरात इज रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स. Salt is also produced in Gujarat and Rajasthan. Apart from these belts, there are some other areas and regions where minerals are found in India. हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन पाया जाता है। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट मुंबई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मुंबई हाई क्षेत्र में भी, मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। और अब हम देखते हैं, हम आगे चलते हैं। नाउ स्पेशियल पैटर्न ऑफ मेटालिक मिनरल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। तो इंडिया इज़ वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट एक्सेट्रा. These minerals provide a strong base for the development of metallurgical industries. And non-ferrous minerals,
India has large deposits of bauxite but is lacking behind in other non-ferrous minerals. Okay. यहाँ पर देखिए मैप में जैसा कि दिखाया गया है, आप लोग मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में मेटलिक मिनरल्स के जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनको दिखाया गया है। आप शेडेड एरिया अगर देखेंगे तो शेडेड एरिया में आपको आयरन ओर फील्ड्स दिखाई गई हैं और ट्रायंगुलर सिंबल से दिखाया गया है कि यहाँ पर आयरन ओर माइंस हैं, जैसे दुर्ग में चंद्रपुर, बेलाडिला, उड़ीसा में गुआ, मयूरभंज, केंदुझर, कर्नाटक में बेल्लारी, तुमकुर, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और गोवा में चित्रदुर्ग, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा मैंगनीज मारमागांव, गोवा, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, सुंदरगढ़ एंड केंदुझर इन उड़ीसा, यहाँ पर मैंगनीज है। ये हमारे फेरस मिनरल्स हैं। फेरस मिनरल्स, जिन फेरस मिनरल्स के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारे आयरन ओर और मैंगनीज। आयरन ओर, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स इन एशिया. Its superior quality of hematite and magnetic iron ore have a great demand in international market. Iron ore mines of India are found near the coal fields of northern eastern plateau region, which is an advantage for iron ore industries of India. During 2004-2005, India has about 20 billion tons of iron ore reserves. अगर हम आयरन ओर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इंडिया में, तो आयरन ओर उड़ीसा, द इम्पॉर्टेंट माइंस आर लोकेटेड एट सुंदरगढ़, मयूरभंज इन मयूरभंज, गुरुमसानी, सुलेपत, बादामपुर in Mayurbhanj, and Kirubur and Bonai, Sundargarh have important mines. Jharkhand, it has oldest mines in India. Important mines are Naumundi and Goa in Purbi and Paschimi Sangabhum districts. In Chhattisgarh, the mine belt further extended to Durg, Dantewara, Beladila, Dali and Rajhara. In Karnataka, important mines are Sundar Hospet areas of Bellary district, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और चिकमंगलूर तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में कुद्रेमुख। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुमूल, कुडप्पा और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड सलेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु स्टेट एंड गोवा स्टेट, यहाँ पर हमें आयरन ओर मिलता है। नाउ manganese. It is an important raw material which is used in iron and steel industry for smelting of iron and in the manufacturing of ferroalloys. It is mainly associated with Dharwad system but found almost in all geological formations. लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्रातु विनिर्माण में भी किया जाता है। हालांकि मैंगनीज जो है सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम से संबंधित है। मैंगनीज भारत में कई जगह कई राज्यों में जो है पाया जाता है। उड़ीसा मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में उड़ीसा की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर में है। कर्नाटक में ये धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, नॉर्थ कन्नाडा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग एंड तुमकुर में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों से मैंगनीज निकाला जाता है। लेकिन इन खदानों के अलाभ यानी कि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड
मैग्नीज़ के दूसरे और प्रोड्यूसर्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं, पर हाँ यहाँ पर भी मैग्नीज़ प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स का मानचित्र आपको दिखाया गया है, यानी कि हमारी अलौह धातु जो हैं, अलौह धात्विक खनिज हैं, वो कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे अलौह धातु हैं जो भारत में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिक मात्रा में हैं वो है कॉपर एंड बॉक्साइट, तांबा और बॉक्साइट। तांबा जो है राजस्थान में खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर। मध्य प्रदेश में बालाघाट और झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग से कॉपर का खनन किया जाता है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश में कटनी, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और मैकाल हिल्स, और उड़ीसा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से जो है बॉक्साइट का खनन किया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं बॉक्साइट एंड कॉपर। पहले बॉक्साइट, इट इज़ द ओर, ये एक ओर है, ये एक अयस्क है, दैट यूज टू मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। इससे जो है एल्यूमिनियम निकाला जाता है, एल्यूमिनियम का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन लेटराइट रॉक्स mostly in the plateau or hilly regions of peninsular India and also in the coastal areas. बॉक्साइट जो है उड़ीसा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, कालाहांडी और संभलपुर अग्रणी उत्पादक हैं। दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वो हैं बोलनगिर और कोरापुट। झारखंड में लोहरदगा जिले की पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात में भावनगर और जामनगर में इसके डिपॉजिट्स हैं। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक राज्य हैं। नाउ कॉपर, इट इज़ अलॉयबल, malleable and ductile and an indispensable metal in electrical industry, used for making wires, electric motors, transformers and generators। बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अपरिहार्य धातु है। ये एक मिश्रातु योग्य, आघातवर्ध और तन्य धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव स्ट्रेंथ इन गोल्ड ज्वेलरीज। इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं तो देर आर सो मैनी नॉन मेटेलिक मिनरल्स विच आर फाउंड इन इंडिया लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फॉस्फेट एंड माइका। बट इफ यू टॉक अबाउट माइका, is the important among them, while others are produced for domestic consumption. So in detail we will study about mica. It is mainly used in the electronic industries, which can be split into very thin, strong and flexible sheets. Due to its resistance quality, it is used in electricals and electronic industry. अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। हिंदी में माइका को अभ्रक कहा जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो काफ़ी सख्त और सुनम्य होती हैं। माइका भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका इन राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड में हजारीबाग प्लेट्यू प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी ऑफ माइका। इन आंध्रा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इज इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। Rajasthan, a 320 km long belt from Jaipur to Bhilwara near Udaipur produces mica. In Karnataka, Mysore and Hassan are important producers of mica. Coimbatore, Tiruchirappalli, Madurai and Kanyakumari. In Tamil Nadu,
Ratnagiri in Maharashtra, Alleppey in Kerala, Purulia and Bankura in West Bengal are also known for mica deposits. Now, energy resources. This is the second part of the chapter, because in the beginning we told that we will study mineral and energy resources. So we already talk about minerals. Now we will talk about energy. All sectors of economy, for example agriculture, industry, transport, are run by power which comes from mineral fuels, whether conventional or non-conventional energy resources. If we talk about energy resources, there are two types of energy resources. One is conventional sources of energy, यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन। ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों की बात करते हैं तो दीज आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। ये हमारी प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में हैं और समाप्त होने वाले हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की अगर हम बात करते हैं, सो दीज एनर्जी सोर्सेज आर रीन्यूएबल। इनको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सोलर, ये दोबारा बन जाते हैं जल्दी से ही, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास, एंड आर नॉट थ्रेट टू नेचुरल सिस्टम। देयर यूज़ इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम अपने ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं हमारे सतत पोषणीय विकास को, एज दीज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में अभी हमने देखा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी जो हम यूरेनियम और थोरियम से लेते हैं, इनके विषय में अभी हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का आप लोग मानचित्र देख रहे हैं। इस मानचित्र में आप लोग कोयला और ऑयल फील्ड जो यानी कि पेट्रोलियम से हमारे रिलेटेड है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जो शेडेड एरिया दिखाया जा रहा है ये सारा का सारा वो क्षेत्र है जो कोयला क्षेत्र है, और एक शेडेड एरिया के साथ थोड़ा क्रॉस करके है, वहाँ पर हमारे मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस क्षेत्र दिखाए गए हैं। तो और ट्रायंगुलर शेप में जैसे सिंगरौली, कोरबा, तलचर, बोकारो, झरिया, रानीगंज, नेवेली, ये सब इलाके, माकूम, मोरान, ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ देखेंगे हम लोग तो नज़ीरा, जंजी, नाहर, कटिया, ये सब यहाँ पर हमारी कोयला खदानें हैं। और जो स्क्वायर शेप में दिखाया गया है जैसे मोरान, नज़ीरा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं, और मुंबई हाई अरब सागर में देखेंगे बसीन, मुंबई हाई, गुजरात में कलाल, अंकलेश्वर, ये सब तेल क्षेत्र हैं। और गुजरात में आपको गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है, ये पाइपलाइन है। ये सबसे लंबी पाइपलाइन है, भारत की सबसे पहली और लंबी पाइपलाइन, बाद में इसको आगे एक्सटेंशन मिला है। गुजरात में हजीरा, मध्य प्रदेश में विजयपुर और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये सबसे पहली लंबी पाइपलाइन है भारत की जहाँ से तेल और उसके प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता था। Coal. It is required in the generation of thermal power and smelting of iron ore. India has about 80% of bituminous coal, which is of non-coking grade. It is found in two rock sequences, Gondwana coal fields and tertiary coal fields. भारत में जो कोयला है वो कई क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हमने इसको बांटा है गोंडवाना कोल फील्ड्स, टर्शरी कोल फील्ड्स और अदर कोल फील्ड्स। गोंडवाना कोल फील्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दामोदर वैली इज़ द इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल कोल हैव द एंटायर एरिया ऑफ दिस कोल फील्ड। झरिया विच इज़ लार्जेस्ट कोल फील्ड, रानीगंज सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड, बोकारो, गिरडी, Karanpura are important coal fields of this valley. Other river valleys are Godavari, Mahanadi and Son. Tertiary coal fields, मेघालय में दारनगिरी, चेरापूंजी, मियोलोंग और लांगेरेन। असम में माकुम, जयपुर, नज़ीरा इन अपर असम।
अरुणाचल प्रदेश में नामचेक, नामफ्रुक, जम्मू एंड कश्मीर, कालाकोट और अदर कोल फील्ड्स बिसाइड्स द ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल अकर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर आर अदर फील्ड्स वेयर कोल आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, तेल परिशोधनशालाएँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको सर्कल्स में दिखाई गई हैं, ब्लैक सर्किल फॉर एग्जिस्टिंग ऑयल रिफाइनरीज एंड वाइट सर्किल which these oil refineries are under construction. So the presently Panipat, Mathura, Koili, Mumbai, Mangalore, Kochi, Nagapattinam, Chennai, Tatipaka, Vishakhapatnam, Haldia, Barauni, Bogaigaon, Guwahati, Numaligarh and Digboi, they are existing oil refineries. And in Orissa you can see that Paradeep is under construction, and Bina in Madhya Pradesh and Bhatinda in Punjab is under construction oil refineries. Now we talk about petroleum. Crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states varying in chemical composition, color and specific gravity. ये मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत हैं। इसके अनेक को प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स सोप एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. It is also liquid gold. It is also called liquid gold due to the scarcity and different uses. Crude oil is found in sedimentary rocks of tertiary age. Before independence, Digboi was the only crude oil producing region in India. But after independence in 1956, Oil and Natural Gas Commission was set up. Now, distribution of petroleum. In Assam, Digboi, Naharkatia and Moran. In Gujarat and Mumbai High, Ankaleshwar, Kalol, Mehsana, Nuagam, Kasamba and Lunej. Krishna, Godavari and Kaveri Basin also have oil and natural gas reserves on the east coast of India. There are two types of oil refineries in India. First is field-based refineries. Digboi is an example of field-based refinery, and other is market-based refineries. Barauni is an example of market-based refinery. There are total 21 refineries as on June 2011. Natural gas. Gas Authority of India Limited यानी गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी. गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके एक्सक्लूसिव रिजर्व्स तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं. समाचार पत्र द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार रामनाथपुरम जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस भंडारों के संभावित क्षेत्रों को पाया है. ये सर्वेक्षण अभी अपनी इनिशियल स्टेज पर है. गैस की सही मात्रा का पता सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही चल पाएगा. Now, nuclear energy resources. If we talk about nuclear energy resources, so nuclear energy has emerged as a feasible source in recent times. Uranium and thorium are main minerals that are used to generate nuclear energy. It is a non-conventional sources of energy. हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है. नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं. यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं. भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम, तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं. ये राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग,
महाराष्ट्र के भंडारा जिले में और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों में के पुलिन बीच की बालू में मोनोज़ाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोज़ाइट निक्षेप केरल के पालक्काड़ और कोल्लाम ज़िले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी डेल्टा में पाए जाते हैं। The development of nuclear energy was started after establishment of Atomic Energy Institute at Trombay in 1954, which was renamed as the Bhabha Atomic Research Center in 1967. Now, in present, 6 nuclear power centers of India: Tarapur in Maharashtra, Rawatbhata near Kota in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu, Narora in Uttar Pradesh, Kaiga in Karnataka, and Kakarpara in Gujarat. Non-conventional sources and other sources of non-conventional energy are solar energy, wind energy, tidal and wave energy, geothermal energy and bioenergy. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सोलर एनर्जी. Sun's energy trapped by 2 methods. First is photovoltaic cells and solar thermal technology and convert into electricity is called solar energy. फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है. Its construction is easy, eco-friendly and cost competitive. It is 7% and 10% more effective than coal and oil-based plants and nuclear energy respectively. हीटर्स, ये सामान्यतः हीटर्स, फसल शुष्कों यानी कि क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है. भारत के पश्चिमी भागों गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं. विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा. पवन ऊर्जा पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है. प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है. पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है. सममार्गी पवनों और पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियां और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है. इंडिया ऑलरेडी हैज़ started generating wind energy to lessen the burden of oil import bill. It is estimated that India has 50,000 megawatts potential of wind generation, of which 1/4 may be easily employed. Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka have higher potential for the development of wind energy. Tidal and wave energy. Our ocean currents are the storehouse of infinite energy. Large tidal waves are known to occur along the west coast of India. भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं. यद्यपि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है. जियोथर्मल एनर्जी. Magma that comes over the earth surface releases vast amount of heat. The heat energy can be converted into electrical energy by tapping it. It is called geothermal energy. जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है. इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. मेन सोर्सेस ऑफ दिस एनर्जी आर मैग्मा, हॉट स्प्रिंग, hot geysers, etc. Geothermal energy is gaining importance and can be used as an alternative to conventional energy sources. In India, at Manikaran in Himachal Pradesh, a geothermal energy plant has been commissioned. Bioenergy, जैव ऊर्जा. Bioenergy refers to energy derived from biological products, which includes agricultural residues, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट. जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है. इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है. ये अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा, ये और ऊर्जा भी पैदा करेगा.
ये विकासशील देशों की ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। अ प्रोजेक्ट इन ओखला इज एन एग्जाम्पल दैट जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट। नाउ अभी हमने अपने मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाना कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मिनरल ऐसे हैं जो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी इस नेचर में बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनका दुरुपयोग कहें या उनका अत्यशोषण कहें, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपनी समाप्ति पर हैं। तो हमें अब आवश्यक है, वो समय आ गया है हमारे लिए कि हम अपने इन संसाधनों के महत्व को समझें और उनका संरक्षण करें। संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। Adoption of renewable resources in place of exhaustible resources like solar power, wind, geothermal energy can save our non-renewable resources. Use of recycled scrap. It is also a method to conserve our mineral resources. Use of recycled scrap should be encouraged. Use of substitute for scarce metals may also reduce their consumption. And export of strategic and scarce minerals must be reduced so that existing reserve may be used for a longer period. सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। That's all your chapter. Thank you so much.